नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। एक बहुत ही खास मौके पर हम आज बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाने के लिए, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, और एक बहुत ही खास महकमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड ला चुका है। हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है दिव्यांगता के क्षेत्र में। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं, दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं सिद्धार्थ पोखरियाल जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं यहाँ पे स्पेशल बीएड में, और तरुण जी बैठे हैं, और रश्मि सक्सेना मैम हैं, और भावना धोनी मैम हैं। आप सभी ही इस फील्ड की तरह से धुरंधर हैं, पिलर हैं। तो आज बहुत सारी बात हम इस पर करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी जी। तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं कि कब से इस दिवस को मनाया गया और क्यों मनाया जाता है। मैं अपने सभी श्रोताओं को पहले नमस्कार करूंगा और ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 1981 जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उस साल संयुक्त राष्ट्र की जो आम महासभा थी उसने तय ये किया था कि 1981 को हम दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएंगे। और वो जो 10 साल रहे 81 से लेके 91 तक के बीच, उन 10 सालों में दिव्यांगता के लिए काफ़ी हद तक काम भी हुए हैं। 1992 की बात है, संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा ने कहा जब 10 वर्ष ये हो चुके हैं तो क्यों ना इसके लिए कोई एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग घोषित करें। तो 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस घोषित किया, जो सभी देशों में बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। जी 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 जी। हम कह सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए एक तरह से राष्ट्रीय पर्व हो गया उनका। क्या बात है, एक बहाना हो जाता है काम करने का, है ना, जागरूकता फैलाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो भावना जी, आप बताइए कि क्या क्या काम हो रहे हैं सरकार के थ्रू, या आप लोग अपने विभागों के थ्रू क्या क्या काम कर रहे हैं इस फील्ड में। हाँ, बात जैसे पहले तो सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जहाँ तक ख्याल हमारे देश का है कि डिसेबिलिटी के फील्ड में इसके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ, तो अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें कि किस तरह से क्या पॉलिसी, क्या इन लोगों के लिए हमारे यहाँ पे नियम बने, तो सबसे पहले जब हम ये हमारी जो जर्नी शुरू होती है ये 1912 से होती है। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट बना था, लेकिन उसमें क्या था ना, उसका एक फॉल्ट था कि उसमें जो डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ दोनों को साथ रखा गया। कि उन्होंने कहा जो मानसिक रूप से जो बीमार हैं और जो दिव्यांगता हैं वो उन्होंने कहा कि वो चीज़ सेम है। हाँ, लेकिन 1987 में क्या हुआ कि जब मेंटल हेल्थ एक्ट आया तो वहाँ पे ये चीज़ फिर उन्होंने इसे डिफाइन किया कि मेंटल हेल्थ अलग है और डिसेबिलिटी अलग है, यहाँ 1987 में। तो और जहाँ तक हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जैसे 68 की पॉलिसी आई, सबसे जो हमारी पहली मतलब एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 में, तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि दिव्यांगों के लिए ऐसा है या कुछ भी, बस कहा कि सबको सबके लिए शिक्षा है। फिर जब हमारी जो सेकंड आई 86 में आई, उसने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि सभी को मतलब समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसी तरह से वो आया जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, तो वो एक रिवाइज थी, मतलब 1986 की जो पॉलिसी है उसका वो उसको रिवाइज किया था। लेकिन इसमें उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के लिए बोला। आप देखिएगा 92 के बाद ना स्कूल बहुत खुलने लगे, स्पेशल स्कूल खुलने लगे, स्पेशल क्षेत्र में काम होने लगा, इसमें कहा गया था। और इसी के बाद जो हमारे क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया वो आया आरसीआई के गठन से। 1992 में रिहैबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की का गठन हुआ। जैसे अभी तक हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम दिव्यांगता पे चल रहे हैं, मतलब सिस्टम नहीं था, स्कूल भी हैं, मैंने आपको बताया था एक दिन आगे कि ये एसएनडीटी तो कब से चल रहा था, लेकिन ये था कि एक पूरा कहते हैं ना कि एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं था। तो जैसे आरसीआई जब गठित हुआ तो उसने क्या किया, इसको एक सिस्टम दे दिया। उसने रिहैबिलिटेशन जो हमारा पुनर्वास है, तो जैसे इनका रजिस्ट्रेशन करना, कोर्स डेवलप करना, ये सारी चीजें। तो 1992 के बाद 1995 में आया पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसने सारी डिसेबिलिटी को कवर किया। फिर आया 1999 में एंटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये आया जो हमारी 4 दिव्यांगताओं को इसने कवर किया, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि सीवियर है। मतलब वो आंसर था कि हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, जैसे पेरेंट्स का, इसका उत्तर जो था वो एंटी एक्ट था। इसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान, जो उसने कहा 2000 में कि शिक्षा सभी के लिए। और 2006 में फर्स्ट दिव्यांगजन की पॉलिसी आई, जो सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए बनी, कि मीरा कुमार थी तब मंत्री, तो उनकी अध्यक्षता में ये बनी कि 2006 में।
और इसके बाद 2009 में RTE आ गया, राइट टू एजुकेशन, कि सबको शिक्षा का अधिकार है, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसके बाद जो अभी एक हम कहते हैं कि सबसे बड़ा एक नहीं क्रांतिकारी जो हमारे क्षेत्र में दिव्यांगता के क्षेत्र में जो बदलाव आया, 2006 में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, 2016 में 2016 में पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पर्सन विद उधर जो RPWD एक्ट था ना, PWD एक्ट 1995 था, उसमें जो 60 डिसेबिलिटीज थी, इसने क्या किया, RPWD एक्ट ने उसे 21 कर दिया। देखिए वो PWD जो एक्ट था ना, मतलब एक तरह से उसको रिवाइज या चेंज नहीं किया गया, लेकिन बदलाव के साथ प्रस्तुत किया गया। जैसे वो था पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि 2009 में क्या था, RT आ गया, राइट हो गया ना एजुकेशन, तो इन्होंने R उसमें और मर्ज कर दिया, RPWD, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और उसके बाद ये जो यात्रा चली, जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2000 में, तो जितना भी हमारा RPWD एक्ट 2016 की जितनी बातें की गई, तो आप देखिएगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने वो सारी चीजें कवर की है। भले विशेष शिक्षा की बात है, शिक्षक की बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है। इसमें एक चीज जो इंटरनेशनल लेवल पे ना दो काम बहुत बड़े हुए हैं, जिसका प्रभाव क्या होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बनती है उसका प्रभाव हर देश में पड़ता है। तो हमें भी एक तो था 1994 में सलामानका का वो आया स्टेटमेंट, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला स्टेटमेंट कहते हैं। सलामानका स्पेन में एक सम्मेलन हुआ था, वहां दिया गया था कि सबको शिक्षा का अधिकार है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जाति, धर्म, पैसा, उनकी मतलब कलर के मतलब अकॉर्डिंग, हाँ, इस सभी को शिक्षा का समान अधिकार। इसे इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला स्टेटमेंट कहते हैं। और इसके बाद 2006 में आपका जो UNCRPD है, वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। जिस जिस देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए 2006 में आया और 2007 में लागू हुआ। जिस जिस देशों ने साइन किया उन्हें ये सारे जितने डिसेबिलिटी के मतलब जितने भी बेनिफिट्स मिले, ये सब उन सारे देशों को मिले। तो वही बदलाव हमारे यहाँ भी आया, 2006 में हमारी पॉलिसी भी बनी, ये भी आया। तो धीरे धीरे तो ये जो RPWD एक्ट 2016 है, तो इसमें वो सारी बातें इन्होंने इंक्लूड किया। तो खजाना है कि 1912 से बात करने की जरूरत है इस पर, है ना? आज हम बहुत बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे लगता है इस पे अलग से एक एपिसोड शायद पहले किया अब भी किया है भी हमने। हम लोग एक वो किया भी बनाएंगे, है। विभाग की योजना है कि आगामी 3 तारीख तक जब तक ये डिसेबिलिटी डे का आयोजन होगा, तो आएंगे हम अलग अलग एपिसोड, अलग अलग हमारी अकादमिक जो फैकल्टी आएगी एक एक टॉपिक लेके आएगी। और भावना जी बहुत जरूरी भी है, हमारे जो तमाम श्रोता सुन रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम है जागरूकता इस फील्ड में, है ना? इससे हम लोग बहुत जी हाँ, बिल्कुल आगे आने वाले समय में लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लोग सुनेंगे, आगे जागरूक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सदियों से मतलब इतना हाशिए पर रहे हैं लोग ना, तो तो ये आज कम से कम इतना सोचा जा रहा है। और इस चीज़ से इसके जो बारे प्रेरित में है ना जैसे श्रोता भी है उन्हें ये मालूम होना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि ये पॉलिसीज, ये नियम मालूम नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते ना, हमें हमारे राइट्स नहीं पता, तभी तो वही जो 1912 से जो हमारी जर्नी थी, हम 2020 पे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, मैम, बहुत काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तरुण जी आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जैसा कि सिद्धार्थ सर ने और भावना मैम ने बताया, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, इसके साथ साथ हमारे देश में कई नेशनल इंस्टीट्यूट भी बने, अलग अलग डिसेबिलिटीज के लिए अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट बने। जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट विजुअल डिसेबिलिटी के लिए बना, NIPVD कहते हैं उसको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, वो देहरादून में है हमारा। वहाँ विजुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे उनको मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन का प्रोग्राम हो गए, उनके लिए क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर है वहाँ पर एक, वहाँ ब्रेल प्रेस है, सेंट्रल ब्रेल प्रेस है, वो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बच्चों को लो विजन बच्चे हैं उनके लिए मतलब बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके अलावा काफ़ी ब्रेल्स की जो बुक होती है वो वहीं से प्रोवाइड होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वहीं से सर्कुलेट होती है बुक्स। उसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि उसका मुख्यालय हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड है, देहरादून में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट का जी। उसके अलावा अली अवर्जंग है, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज के लिए है, वो आपका मुंबई में स्थित है। उसके अलावा हमारा लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का कोलकाता में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, वो कोलकाता में स्थित है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी क्या होती है? लोकोमोटिव चलन डिसेबिलिटी संबंधी जो चलन, दिक्कत है, जो physical disability जो है। ओके। उसके अलावा ISRTC है हमारा, इंडियन साइन लैंग्वेज का, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। वहाँ से जो साइन लैंग्वेज से, हियरिंग से रिलेटेड जितने भी साइन लैंग्वेज के वो होते हैं, वो सब वहीं से हमारे वो होते हैं। उसके अलावा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, चेन्नई में है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIPVD है, वो हमारा सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
वहाँ से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे कोर्सेज वगैरह हैं, सीआरसीज हैं काफ़ी उनकी, वो अलग अलग स्टेट्स में हैं उनकी सीआरसीज होती है, कंपोजिट रीजनल सेंटर होते हैं वहाँ। प्रोफेशनल पीजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज वो भी रन होते हैं उनकी उससे। और इसके अलावा हमारे पहले तो हमारे 7 NIs थे, अब हमारे 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हो गए इस टाइम पे। अच्छा, तो सिद्धार्थ जी काफी काम हो रहा है ना, काफी काफी संस्थान काम। है। काम हुआ, हाँ, लेकिन मैडम जैसे ये- भावना बता रही जी, थी जी, जी। कि जर्नी हुई है, हम्म, अभी उस जर्नी में एक चीज हमारे सरकार ने इस साल अच्छी जोड़ दी हम्म। कि विशेष शिक्षकों के पद हमारे यहाँ आ गए। हाँ, ये तो बहुत तो बड़ा और ये एक सबसे कदम बड़ी है। बात है कि विशेष शिक्षकों के पद सृजित होना अच्छा, हमारे ये राज्य माध्यमिक में शिक्षा में? हम हाँ, ये प्राथमिक और प्राथमिक प्राइमरी फिलहाल अभी प्राथमिक में अभी है। प्राथमिक हाँ, में है। और कुछ जो ये पद वो हैं जो परमानेंट पद हैं, जिनमें हमारे बच्चे जो कोर्स करके आगे बढ़ेंगे तो उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो इसमें सारे डिस्ट्रिक्टों को, पहाड़ के डिस्ट्रिक्टों को कवर किया हुआ है। जैसे पौड़ी गढ़वाल जिला है तो उसमें सबसे ज्यादा स्पेशल एजुकेशन के 70 के लगभग पद दिए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, तो एक अच्छी बात है कि हाँ, उस जागरूकता राज्य बढ़ी में ना। जो प्राइमरी दे स्तर रहे से ही आप डायग्नोज कर पाओगे ऐसे बच्चों नहीं, को। देखिए मैम, रोजगार के द्वारा जागरूकता बढ़ी इस बार, इसी वजह से सर हमारे एडमिशन में भी उसके काफी एडमिशन बच्चे, बढ़े हैं हाँ इस साल। बहुत बहुत। इसके रोजगार बढ़ेगा इसके तो लोग अलावा आगे मैडम बढ़ेंगे CBSE ने भी एक सर्कुलर वो करा है, जारी करा है सर, CBSE ने भी कि हर स्कूल में एक मैंडेटरी रखा जाए स्पेशल हाँ, एजुकेटर। स्पेशल अरे तो उनकी मान्यता खत्म अभी कर के दी है। अभी KVS में भी रखे गए हैं काफी सर, मतलब KVS में हमारे स्कूल, मतलब जो हमारे यहाँ के पास लंबी- बच्चे हैं एक तो लंबी काफी जर्नी तो हमने तय की, लेकिन अभी इससे इतना ही नहीं समझना, अभी और लंबा हमने जाना लंबा है। जाना है। हमें यही नहीं सोचना कि हमने लंबी बहुत जर्नी तय कुछ कर दी, है। अभी आगे और अभी जर्नी तो- अभी करेंगे। तो सुदूर अभी पहाड़ों ये में ना या लोगों में समावेशी जो वंचित शिक्षा, हैं, हाँ। अभी जो वंचित घरों अभी तक है। अवेयर नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी चीज जगह किसी को नहीं नॉलेज है कि इसके प्रति क्या क्या नियम है, क्या एक्ट है, हमें क्या फैसिलिटीज में, ये कुछ नहीं पता अभी लोगों को। तो समावेशी इसके लिए शिक्षा भी में आगे ना और एक बढ़ना कदम है। है ये आगे, समावेशी शिक्षा के लिए जी, जी, बेसिकली जिला स्तर पे जो काम होता है उनके बारे में रश्मि मैडम भी बता सकती हैं आपको। हाँ, जी जी हाँ। मैम बताइए क्या सर, क्या जैसे सर हाँ। लोगों ने बताया और मैम ने बताया कि समय समय पर एक्ट बने, उसके थ्रू हमारे क्या नाम है अलग अलग नियम प्रस्तावित किए गए जिससे लोगों ने लाभ उठाया और लाभवान थे। पर हमारी सरकार भी इसको लेके, केंद्र सरकार भी अवेयर है, बहुत ज़्यादा अवेयर है। दिव्यांगों के अधिकार के प्रति संवेदनशील पहल की है उन्होंने कि राजपथ में प्रकाशित अभी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कृत्रिम अंग वितरित करने का प्रस्ताव पारित किया है। और प्रस्ताव पारित किया इस क्या नाम है योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने के लिए 17 शिविर उन्होंने अभी आयोजित कर रहे हैं। अच्छा, आयोजन करने का उनका पूरा वो है। जैसे कहीं अभी क्या नाम है कंफर्म हुआ था, हम लोगों के पास भी ये चीज़ क्या नाम है समाचार आया था कि समाज कल्याण विभाग के थ्रू अगस्त मुनि, ऊखीमठ और जखोटी इन 3 ब्लॉकों में 4 अक्टूबर 2023 से आरंभ हो गया है, जो कि 2 फरवरी 2024 के बीच अलग अलग इंटर कॉलेजों में सार्वजनिक स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, काफी उसमें अच्छी बात है। दुर्गम उसमें दुर्गम अभी दुर्गम दुर्गम क्षेत्र क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र इन दुर्गम शिविरों के क्षेत्र आयोजन से एक फायदा हो जाता है हमको, दिव्यांगों की जनसंख्या भी पता चल जाती जनसंख्या है पता लगती है हमें। कि कितने लोग हैं कितने दिव्यांग लोग हैं। में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समाज कल्याण विभाग के थ्रू तो खैर हाँ, हमारे कार्यक्रम समाज होते में रहते हैं। समाज कल्याण के DRC थ्रू है, ये सब है, DDRC होते हैं ना, हर DDRC जिले में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ से लोगों के वो लोग अलग अलग जगह सिविल लगाते हैं, उससे क्या वहीं पे जाके उनके UDID कार्ड हो गए और उसके अलावा उनके कई डिसेबिलिटी benefits सर्टिफिकेट हो गया, किसी कई को कितने benefits मंथ चाहिए, इक्विपमेंट्स मिलना, ये इक्विपमेंट सब चाहिए, वो सब मिल जाते उनके हैं। प्रति उपचार बुजुर्ग हैं या उसमें क्या चीज उन्हें सहायक वृद्ध जनों के लिए भी उपकरण क्या लगाते हो, हम्म। वृद्ध जनों को कुछ चाहिए तो जो लाठी अभी- हो गया, चश्मा हो गया, वो चीजें भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी पैरा ओलंपिक या पैरा खिलाड़ियों की संख्या भी काफी बढ़ रही संख्या है। काफी बढ़ रही अभी है। हमारी विश्वविद्यालय की निर्मला निर्मला पिचाई हैं, निर्मला खेल ओलंपिक कर आई में। हैं और 8वीं रैंक उनको मिली है। तो जब ये लोग जा रहे थे तो इनके पास समय ये इश्यू रहता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह के कुछ फंड करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, हाँ। सरकारों की तरफ से कुछ हेल्प मिले आने जाने की ना, तो इस दिशा में भी अभी ये काम मैम होना अभी काफी देखिए बाकी काम है। हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी हमने कहा कि जर्नी, सिद्धार्थ सर ने कहा कि अभी तो हम अभी शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग है ना, सिर्फ अभी अवेयरनेस है अभी- और कुछ लिमिटेशन तो है मैम, और उसमें सबसे ज्यादा जो आप समझती हैं वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है हर जगह, भले वो स्पेशल स्कूल हो, बच्चों के साथ काम करना हो, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। एक स्पेशल बच्चे के साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती है, यानी कि स्पेशल एजुकेटर भी चाहिए, फिजियो भी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी, काउंसलर भी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, तो जब ये सारी टीम काम करती है तब एक बच्चे में कुछ सही बात है। हाँ। तो केवल न टीचर चाहिए बल्कि ऐसे डॉक्टर भी जैसे चाहिए। हाँ, डॉक्टर सब चाहिए, चाहिए। सब कुछ चाहिए। उनके लिए सारी हाँ। पूरी की सब पूरी व्यवस्था पूरी चाहिए। अभी सरकार ने पूरी इन लोगों व्यवस्था को के- बढ़ावा देने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन योजना जारी की है कि जो ओलंपिक या नेशनल गेमों में खेल के आएंगे, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, उनको जॉब दी जाएगी
और उसका सर्कुलर जारी करके आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हम्म, कि जिन्होंने पदक जीते हैं वो लोग इसमें प्रतिभाग करें ताकि ओके। सरकार उनको रोजगार के मौके दे, तो वो लोगों के सामने एक नजीर बन सके। बिल्कुल। उनको देख के और लोग भी प्रोत्साहित होंगे। जो हमारे अन्य दिव्यांगजन हैं जो सोचते हैं कि खेल के क्या होगा या हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल। उनको लिए एक जिजीविषा बनेगी कि हाँ हमें भी करना चाहिए, क्या पता हमारी भी जॉब लग जाए। बिल्कुल, वैसे भी जॉब देनी ही चाहिए क्योंकि है जो मैम, कि विकलांग RPWD एक्ट में व्यक्ति कितना अपने घर के लिए 4% कितना बोझ दिया हुआ बन के है। चार रहता है। प्रतिशत चार इनको रिजर्वेशन भी दे रखा रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ने। RPWD एक्ट में है मैम ये। 4% हाँ, रिजर्वेशन रिजर्वेशन है। सेंट्रल और स्टेट दोनों की नौकरी और सब अध्ययन दोनों में है। दोनों में। अच्छा। पढ़ाई में भी मिलेगा। अगर आप नीट का देते हैं तो 4% सीटें दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल में भी आरक्षित है, हायर एजुकेशन में भी है, और यही चीज जॉब में है उनके लिए 4% पदों का। आ भी रहे मैम, ऐसा नहीं है। आईएएस काफी आईएएस जो आए हैं ब्लाइंड आए हैं, वो लोग टोटली ब्लाइंड हैं। अच्छा, आईएएस IAS में भी। हाँ, जैसे हाँ, हियरिंग अच्छा। इम्पेयर्ड और जो फिजिकल है मैम, हियरिंग और जो विजुअल इम्पेयर्ड है, ये लोग तो सरवाइव कर जाते हैं कि अगर Sense- इनको sense- मतलब पूरा एक सपोर्ट सिस्टम मिले तो ये लोग कर जाते हैं। थोड़ा सा जो इश्यूज आता है वो हमारी जो Mental- बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं वहाँ थोड़ा रहता बहुत है, थोड़ा सा हाँ, मैं- क्योंकि उनके लिए ये जरूर है, उनके लिए ना वोकेशनल नहीं है मैम, क्योंकि वो स्किल बेस्ड काम ज्यादा करते हैं, एकेडमिक इतना नहीं हो पाता। बहुत से होते बच्चा 10 तक जाएगा बिल्कुल, या कोई बिल्कुल ही चला गया 12 तक चला गया जो एकदम माइल्ड है, बाकी के लिए वोकेशनल सेक्टर चाहिए कि उनको स्किल बेस्ड काम हो। जैसे हमारे इतने मॉल है, रिलायंस वगैरह, जरूरी नहीं आप फ्रंट सीट पे बिठाइए, स्टोर है वो है, ऐसे काम भी तो कर सकते इतने कर हैं सकते हैं, बिल्कुल। और वहाँ सेफ भी रहेंगे। मैम कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे अभी समाज कल्याण विभाग के द्वारा उन्हें कृत्रिम अंग निःशुल्क प्रोवाइड करे गए, क्योंकि जब उनको कृत्रिम अंग देंगे, उनको पूरे तरह प्रिपेयर करेंगे तो वो आगे बढ़ने के लिए खुद ही सक्षम होंगे, रोजगार के लिए भी खुद प्रेरित होंगे वो सही, कि सही हमें बात आगे है। बढ़ना है, हमें शिक्षित होना है, शिक्षा के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए उन लोगों ने कृत्रिम अंग उन लोगों को प्रोवाइड कराए, जिससे उनके अंदर एक Confidence आया, कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास जागा उनका कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। घर से निकलने के लिए हाँ, घर पहली से जरूरत निकलने- तो वही है कि पहली आपके जरूरत पास वो है। पैसा की हो। हाँ, केंद्र उन्हें सरकार सहायक ने इसके उपकरण लिए एक कंपनी बनाई थी, एलिमको, जो कानपुर में है। हम्म। अभी केंद्र सरकार द्वारा एक नया प्रावधान ये किया गया है, जो एलिमको कंपनी है वो अपने हर सेंटर, हर राज्य में जितने भी उनके सीआरसीज हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ खोलेंगे ताकि दिव्यांगजनों के लिए वहीं बनना शुरू हो, ओके, वो कानपुर ही से ना जाए, अच्छा। क्योंकि जहाँ नजदीक में बनेंगे तो लाभ जल्दी मिलेगा। हम्म, नहीं तो होता क्या है, कैंप बना, फिर कैंप लगा, 2 दिन बाद उनके इक्विपमेंट आएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो उससे अच्छा ये रहेगा जिस राज्य में जहाँ कैंप आयोजित हो रहा है, अगर वहाँ एलिमको का क्या वो है सेंटर है तो वहाँ से जल्दी मिल जाएंगे। वाह। तो काफी काम हो रहा है हाँ, और काफी वो कम है है, मैम, क्योंकि ऐसा नहीं है मैम, काफी हमारी awareness है। गवर्नमेंट भी अवेयर है इस चीज के लिए, दिव्यांगजनों के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेरित है तो कि मुझे लगता है काफी बात हो चुकी है। अभी तो हाँ, पूरा सीरीज हम पूरा दोस्तों आप करेंगे। सबके सामने लेकर आएंगे, पूरे हफ्ते भर बातचीत करेंगे। एक आपको ना मैं एक जी। वो बताऊंगा, इस जी। साल की थीम बड़ी रोचक आई जी, है। अच्छा। हाँ, तीन हर साल हाँ। एक थीम आती है, तो इस साल की जो थीम है वो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को बचाने और प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकजुट क्या होना। बात है। ये एक नई तरह की सोच यूएनओ ने जारी की है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ही इनके लिए वो करती है जारी। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। एक अच्छी बात है दिव्यांगों के पूरी लिए। दुनिया में सतत विकास की बात तो हो ही रही है, हाँ, डेवलपमेंट तो है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि वो हमारी प्रकृति का दोहन करके हो। हाँ। तो एक सतत विकास हम में- लोगों की भी कोशिश है कि हमारा समाज जो है उसे समावेशी मान भावना को बिल्कुल। दिखाए समझिए, और संवेदनशील होना मैम सबसे बड़ी हाँ, चीज है बिल्कुल, इनके लिए। बिल्कुल। समझिए उस चीज सहयोग सही करें। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी ही और बहुत सारे एपिसोड्स के साथ। भावना जी बहुत सारा जखीरा लेकर आएंगी, पिटारा खूब सारे मटेरियल का, तरुण जी सभी लाएंगे, लोग रश्मि जी आएंगे। लाएंगे, सबको मतलब अंदर से मैं देख रही हूँ कि बहुत क्यूरियोसिटी है बताने की ना, क्योंकि जब हम काम कर रहे थे तो हमें लगता है कि सबको पता होना सबको चाहिए, पता होना चाहिए। होना चाहिए क्या बोलने हो का रहा है। मन बहुत है लेकिन समय की हाँ, बाध्यता समय है। की थोड़ी सी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी बहुत बिजी पर्सन है। अभी आपका व्यस्त इंडक्शन है। प्रोग्राम है जेएनयू में, सीधे अभी आपको लाइव जुड़ना है, तो हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सिद्धार्थ पोखरियाल जी के साथ में तरुण जी, रश्मि जी और भावना जी के साथ में धन्यवाद अपने मैडम। रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू मैम।